हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आप सभी लोगों का हमारी नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं नर्सिंग के बारे में। एक्चुअली नर्सिंग होती कौन है और नर्सिंग का काम क्या होता है किसी भी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। मोस्टली पता नहीं होता जब भी कोई नर्सिंग स्टाफ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाती है कि उसे करना क्या है। तो आज इस वीडियो को देखने के बाद उसके डाउट क्लियर हो जाएंगे कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब वो काम करने जाती है उसे क्या क्या करना होता है। सबसे पहले जो नर्सिंग स्टाफ होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। उसका मेन काम क्या रहता है? सबसे पहले रहता है आपका वन, पेशेंट केयर। सेकंड, ट्रीटमेंट। थर्ड, मेडिकल असिस्टेंट। नंबर फोर, इमोशनल सपोर्ट। एंड नंबर फाइव, पेशेंट एजुकेशन। नर्सिंग होती कौन है? एक्चुअली नर्स वो होती है जो कि पेशेंट केयर में, डॉक्टर के साथ कोलाबोरेशन में, हेल्थ या टीम के साथ में प्रॉपर वर्क करती है। क्योंकि एक्चुअली जो नर्सिंग स्टाफ होता है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बैकबोन होती है। उसके बिना ना डिपार्टमेंट में कोई भी काम स्मूथली नहीं हो सकता, क्योंकि नर्सिंग स्टाफ मेनली फोकस करती है पेशेंट्स केयर के ऊपर। नेक्स्ट बात करते हैं रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी की, कि नर्सिंग स्टाफ का रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होता है। एक्चुअली जो नर्सिंग का रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो डिपेंड करता है उसकी एजुकेशन के ऊपर, उसके स्पेशलाइजेशन के ऊपर और उसके एक्सपीरियंस के ऊपर। मोस्टली आपने सुना होगा प्रिविलेजिंग के बारे में। कितने लोग प्रिविलेज के बारे में जानते हैं कि व्हाट इज अ प्रिविलेज? कोई बता सकता है? जो आपका प्रिविलेज होता है, प्रिविलेज होता है वो तीन पैरामीटर को फॉलो करता है, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं आपका ई एस ई। ई एस सी यानी ई से होगा आपका एजुकेशन, एजुकेशन। सेकंड एस से होगा आपका स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन। और ई से होता है फिर आपका एक्सपीरियंस। देखो, ये एक्सपीरियंस आपका क्या होता है, एजुकेशन आपकी सेम रहती है। आपने जीएनएम किया हो, आपने एएनएम किया हो, या आपने बीएससी नर्सिंग किया हो, तीनों में से कोई भी कोर्स आपने किया हुआ है। लेकिन उसके बाद एक्सपीरियंस डिपेंड करता है आपके स्पेशलाइजेशन पे। आपने भाई सपोज करो यहाँ पे आपने सीटीवीएस में वर्क किया है, आपने ओटी में किया हुआ है, आपने कैथ कैथ लैब में किया हुआ है, या आपने सीसीयू में किया हुआ है, या फिर आपने सीसीएम में किया हुआ है। यदि आपने इस डिपार्टमेंट में काम किया हुआ है उसी के बिहार पे आपका क्या होता है, आपका प्रिविलेजिंग बनता है। ये एक्सपीरियंस भी काउंट कैसे होता है? सपोज करो आपने सीटीवीएस में किया हुआ है, जो आपका प्रिविलेज बनेगा वो सीटीवीएस में जो भी वर्क होता है उसके भी पे बनेगा। कभी भी सभी डिपार्टमेंट का एक प्रिविलेज नहीं होता। मोस्टली ये लोग गलती करते हैं कि सोचते प्रिविलेज कि हम एक बना दें सभी डिपार्टमेंट में वो सर्कुलेट होगा। नहीं, आप किसी भी डिपार्टमेंट में ज्वाइन करते हैं, सपोज करो आपने सीसीयू में ज्वाइन किया है, तो जो भी वहाँ पे नर्सिंग स्टाफ है उसे अपनी प्रिविलेज के बारे में पता होना चाहिए कि वो उसे एक्चुअली काम क्या क्या करना है। वो सब जो भी वर्क होता है आपका डेली बेसिस का, वो उसके अंदर लिखा होता है। एक बार आपको एचआर डिपार्टमेंट में जाना है, उसको वेरीफाई करना है कि एक्चुअली मेरी प्रिविलेज में है क्या। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका जो रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है नर्सिंग स्टाफ का। पहला था पेशेंट्स केयर एंड असिस्टेंट। सेकंड होता है असिस्टिंग डॉक्टर्स, यानी डॉक्टर के साथ उसके कैसे काम करना है। थर्ड होता है पेशेंट एजुकेशन एंड गाइडेंस, यदि आपके हॉस्पिटल में कोई भी पेशेंट्स है उसको प्रॉपर आप गाइड करना है। यदि आप उसका कंसेंट ले रहे हो, कंसेंट उस सिचुएशन में लेते हैं यदि कोई क्रिटिकल सिचुएशन हो, हाई रिस्क सिचुएशन हो, या फिर किसी पेशेंट की ओटी होनी यानी ऑपरेशन हो या सर्जरी हो, तो उस सिचुएशन में हम कंसेंट फॉर्म लेते हैं। तो उसके बारे में जब भी आप कंसेंट फॉर्म लेते हैं, नर्सिंग स्टाफ उस पेशेंट को या उसके अटेंडी को पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करता है कि उसके रिस्क क्या है, बेनिफिट क्या है और अल्टरनेटिव क्या है। और दूसरा जो आपका कंसेंट होता है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है। वो इसलिए होता है कि जो वहाँ पे पेशेंट्स है उसको समझ में आ जाए कि एक्चुअली इसमें लिखा हुआ क्या है। नेक्स्ट आता है मेंटेनेंस मेडिकल रिकॉर्ड। जो आपकी जो भी पेशेंट्स होते हैं, आपके आईपीडी पेशेंट्स हो, आपके इमरजेंसी पेशेंट्स हो, या फिर आपके ओपीडी पेशेंट्स हो, सबकी एक पेशेंट्स फाइल बनती है। उस पेशेंट्स फाइल के अंदर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशंस होनी चाहिए कि पेशेंट्स की इन्वेस्टिगेशंस क्या हुई हैं, पेशेंट्स के नोट्स क्या डले हैं, पेशेंट को कौन सी डिसीज़ हुई थी, पेशेंट की सिचुएशंस क्या है। ये सब चीज़ें आपकी मेडिकल रिकॉर्ड में होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका इमरजेंसी एंड क्रिटिकल केयर। सपोज करो किसी पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हो गया, या फिर
कोई पेशेंट्स ऐसा है हुआ जिसका एक्सीडेंट हो गया है, तो उस सिचुएशन में जो नर्सिंग स्टाफ होता है वो अच्छे से काम कर जाए। सपोज करो कि किसी को कार्डियक अरेस्ट हो गया, तो वहाँ पे जो नर्सिंग स्टाफ है उसे ACLS और BLS की नॉलेज होनी चाहिए कि उसे CPR प्रोटोकॉल फॉलो कैसे करना है, ये जरूरी है। और इसमें पैरामीटर कौन कौन से फॉलो होते हैं मैं अभी बता देता हूँ। सबसे पहला था पेशेंट्स केयर असिस्टेंट। इसमें क्या होता है, कोई पेशेंट जब आपके ऑर्गेनाइजेशन में आता है तो उसके हम सबसे पहले ब्लड प्रेशर, पल्स, टेम्परेचर्स और रेस्पिरेटरी रेट, ये वाइटल हम उसके मॉनिटर करते हैं। उसी के बाद वो पेशेंट्स आपका डॉक्टर से मिलने जाता है। नेक्स्ट आता है आपका कि डॉक्टर ने कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब करके दी है पेशेंट्स को। सपोज कोई इंजेक्शन भी हो सकता है, कोई मेडिसिन भी होना है, तो उसे किस कैसे मेडिसिन देनी है, ये सभी नॉलेज नर्सिंग स्टाफ को होनी चाहिए और प्रॉपर यहाँ पे नर्सिंग को उस पेशेंट को मेडिसिन देनी होगी। नेक्स्ट आता है आपका, जो नेक्स्ट वर्क आता है कि जो आपका नर्सिंग स्टाफ होता है ना, जो भी पेशेंट्स आपके आईसीयू में एडमिट हैं, जनरल वार्ड में एडमिट है, उसकी बाथिंग प्रॉपर करानी है, उसकी ड्रेसिंग आपको प्रॉपर करानी है, उसकी फीडिंग आपको देखनी है यदि आपका पेशेंट क्रिटिकल सिचुएशन में है। फिर नेक्स्ट आता है आपका वुंड केयर या फिर ड्रेसिंग चेंज। अब देखो एक्चुअली किसी पेशेंट की अगर सर्जरी हुई है, नी रिप्लेसमेंट हुआ है या एब्डोमेन हुआ कोई भी, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, पेशेंट ड्रेसिंग के लिए आता है, तो नर्सिंग को नॉलेज होनी चाहिए और उसका रोल होगा वहाँ पे कि वो जो भी पेशेंट्स वहाँ पे आए उसको प्रॉपर ड्रेसिंग करे। नेक्स्ट आता है आपका इमोशनल सपोर्ट। यदि कोई पेशेंट परेशान है तो वहाँ पे उसको क्या करते हैं, इमोशनल सपोर्ट से उसकी हेल्प कर सकते हैं जिससे कि वो प्रॉपर ट्रीटमेंट ले सके। नेक्स्ट आता है असिस्टिंग डॉक्टर्स। एक्चुअली यदि किसी पेशेंट की सर्जरी होनी है, उस सिचुएशंस में नर्सिंग स्टाफ उस पेशेंट को प्रॉपर प्रिपेयर करे या जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है। सपोज करो किसी पेशेंट की सर्जरी होनी है तो वहाँ पे उसका PAC कराना है, उसका पार्ट प्रिपरेशन होना है, उसकी फाइल को OT में ट्रांसफ़र करना है, तो ये सब काम कौन करता है, नर्सिंग स्टाफ करता है। ठीक है। उसमें जो साइट मार्किंग हो क्या होती है वो मैं आपको नेक्स्ट में बताऊंगा, जब मैं आपको IPSC गोल के बारे में बताऊंगा। नेक्स्ट आता है आपका इमरजेंसी सिचुएशन। यदि किसी पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हुआ है या फिर ट्रॉमा केसेस है, उस सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है और वहाँ पे क्या उस सिचुएशन में वो जो नर्सिंग स्टाफ है उस डिपार्टमेंट का उस डॉक्टर को सपोर्ट करेगा, जो भी वहाँ पे ज़रूरत होगी उस टाइम पे जब भी उस पेशेंट को कोई भी इमरजेंसी सिचुएशंस आ रही है। नेक्स्ट आता है कि जो नर्सिंग स्टाफ होता है वो प्रॉपर हैंडल करना आना चाहिए उसको, जो भी मेडिकल इक्विपमेंट है, लाइक आपका वेंटिलेटर हो सकता है, ECG मशीन हो सकती है, IV ड्रिफ्ट होती है। तो जब भी डॉक्टर किसी का ट्रीटमेंट करता है तो ये सब चीज़ें ना नर्सिंग स्टाफ को आनी चाहिए, जिससे कि डॉक्टर की हेल्प हो सके पेशेंट की वो ट्रीटमेंट करने में। नेक्स्ट आता है कोई भी पेशेंट्स आपका हॉस्पिटल्स में आता है तो वहाँ पे जो उसकी रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट आपकी क्रिटिकल हो सॉरी आपकी रेडियोलॉजी की हो सकती है या पैथोलॉजी की हो सकती है, तो उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन पेशेंट्स को शेयर की जाती है और डॉक्टर को शेयर की जाती है। नेक्स्ट आता है पेशेंट एजुकेशन। भाई कोई पेशेंट बीमार है, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा बीमार होगा तो उसका ट्रीटमेंट प्लान क्या है, वो उसको क्या खाना है, उसको क्या पीना है, कैसे उसको लेटना है, डॉक्टर ने उसे क्या एडवाइस की है, इसके सब के बारे में पेशेंट्स को बताना होता है और उसके अटेंडिंग को बताना होता है। सेकेंडली यदि किसी पेशेंट को कोई क्रोनिकल डिजीज होगी, सपोज उसको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, तो ये आपको क्या करना पड़ना है, तो आपको ये इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है उसके अटेंडी के साथ में, और आपको कोई टेक्निक भी यूज़ करनी है जिससे कि आप पूरी चीज़ों को स्मूथली उससे शेयर कर सकें। उसके बाद है काउंसलिंग। पेशेंट जितने पेशेंट सपोज करो आपका कोई पेशेंट्स है, वो अपना कोई सर्जरी कराना चाहते हैं या फिर वो अपने पैसे कम कराना चाहता है या कोई सी इन्वेस्टिगेशंस के बारे में जानना चाहता है, या वो पेशेंट उस हॉस्पिटल से लामा लेके दूसरे हॉस्पिटल में जाना चाहता है, तो उस सिचुएशन में नर्सिंग स्टाफ को काउंसलिंग करना आना चाहिए। नेक्स्ट बात करें मेंटेनेंस मेडिकल रिकॉर्ड। मैंने ऑलरेडी बता दिया, जब कोई फाइल बनती है उसमें पेशेंट हिस्ट्री होनी चाहिए, सिम्टम होनी चाहिए, प्रोग्रेस नोट्स प्रॉपर होने चाहिए, डेली की ऑब्जर्वेशन नोट्स होने चाहिए, जो भी टेस्ट हुए रेडियोलॉजिकल पैथोलॉजिकल उसकी रिपोर्ट आपकी फाइल में होनी चाहिए। उसके बाद में जो मेडिकेशन चार्ट होता है वो प्रॉपर फिल भी होना चाहिए, जो कि आपके आईसीयू में यूज़ होता है। नेक्स्ट आता है आपका इमरजेंसी एंड क्रिटिकल केयर। इस सिचुएशन में क्या चाहिए, सपोज कोई इमरजेंसी सिचुएशन होगी, वहाँ पे नर्सिंग स्टाफ को कम से कम फर्स्ट एड देनी आनी चाहिए।
वो जरूरी है। दूसरा, उसे सीपीआर प्रोटोकॉल पूरे आने चाहिए कि यदि अगर किसी पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट होता है तो उसे सीपीआर कैसे देना है, उसके लिए कोड ब्लू क्या है, ठीक है, मोक ड्रिल क्या होती है, इसकी नॉलेज उसको होना बहुत जरूरी है। यदि इमरजेंसी डिपार्टमेंट में तो 100% मैंडेटरी है उसके लिए कि ओ ACLS और BLS होनी चाहिए और उसकी उसकी नॉलेज भी होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका आता है, जितने भी आपके आईसीयू पेशेंट होते हैं उनको कंटिन्यू मॉनिटर कैसे कर सकते हैं, आप चेकलिस्ट यूज कर सकते हैं, आप फॉर्म यूज कर सकते हैं, वो भी सब काम किसका होता है, नर्सिंग स्टाफ का। तो यहाँ पे मैंने बेसिक वर्क बता दिया। जब भी कोई नर्सिंग स्टाफ किसी भी हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करती है या किसी भी हॉस्पिटल में ज्वाइन करती है तो उसको क्या क्या करना होता है। यदि इसमें से किसी पॉइंट में आपको डाउट है आप हमें कमेंट करके बता दीजिए।